डाई 13 डाई इन। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो अब आइए इसको पॉलीमराइज करके देखते हैं। पॉलीमराइज करके देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C, Cl, CH डबल बॉन्ड CH2, ये N टाइम्स लेंगे। है क्या ये? क्लोरोप्रीन। और ये पॉलीमराइजेशन होगा इसका, और पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, पॉलीमराइजेशन होगा तो ये बनाएगा नियोप्रीन। और नियोप्रीन क्या होगा? CH2 C, Cl, यहाँ डबल बॉन्ड होगा CH, फिर यहाँ पे CH2, ये इधर अगले नेक्स्ट से जुड़ेगा, फिर ये N टाइम्स होगा, ये होगा नियोप्रीन। तो आप याद रखिएगा, नियोप्रीन का ये स्ट्रक्चर है और इसका मोनोमर क्लोरोप्रीन का ये स्ट्रक्चर है, जो हमने आपको भी बताया है, समझाया है। ओके, अच्छा, इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज होगा कन्वेयर बेल्ट बनाने में। जो चक्कियों वगैरह में मशीन लगी रहती है तो वहाँ एक बेल्ट घूमती है, वो बेल्ट कन्वेयर बेल्ट कहलाती है। ठीक है, और भी इसी पैटर्न पे कहीं भी होता है तो वो कन्वेयर बेल्ट जो है वो नियोप्रीन की बनी होती है। ओके, गास्केट्स बनाने में और इसका प्रयोग होता है। क्लियर? आइए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2। पहला एग्जांपल तो नियोप्रीन हो गया था, पहला एग्जांपल था नियोप्रीन। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं सिंथेटिक रबड़ का, ब्यूनायन। ब्यूनायन नाम है, ब्यूना डैश करके यन, कैपिटल यन, ध्यान दीजिएगा। तो ये दो ब्यूनायन जो होता है इसमें भी अब दो मोनोमर होंगे। तो ब्यूनायन पूछेगा कि ब्यूनायन जो सिंथेटिक रबड़ है उसके मोनोमर कौन कौन से हैं। तो इसके दो मोनोमर हम बता देते हैं और साथ में स्ट्रक्चर भी लिख देंगे। तो पहले स्ट्रक्चर लिख देते हैं साथ में। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी कि इसका नाम होगा 13 ब्यूटाडाइइन। ब्यूटाडाइइन, इसको ब्यूट 13 डाइइन भी लिख सकते हैं। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर ये है CH डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ एक मोनोमर हुआ। और दूसरा मोनोमर हुआ एक क्राइलोनाइट्राइल। एक क्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH और साइनाइड ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो इसको कहेंगे एक क्राइलोनाइट्राइल। ये दो मोनोमर होते हैं, लेकिन अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो N टाइम्स लेंगे। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ दो मोनोमर दोनों अलग अलग प्रकार के हैं तो ये एक तरह से कोपॉलीमराइजेशन, कोपॉलीमर जो भी बनेगा वो कोपॉलीमर होगा, यानी कि ब्यूनायन एक कोपॉलीमर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोपॉलीमराइजेशन। आप सिर्फ पॉलीमराइजेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये कोपॉलीमर का प्रोसेस हो रहा है, कोपॉलीमर बन रहा है, तो इसलिए इसको कोपॉलीमराइजेशन भी कहते हैं प्रक्रिया को। इस प्रक्रिया को कोपॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। तो अब देखिएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप जानते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसी तरह ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये अगले किससे जुड़ेगा, इस नेगेटिव से। ठीक है, तो आइए आप प्रैक्टिस करिएगा और कैसे कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कैसे जुड़ रहा है। CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH CN। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 कार्बन और ये 4 कार्बन, 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ओके, ये अगले किसी से जुड़ेगा और ये आगे किससे जुड़ेगा, इससे। ठीक है, और ये इस तरह से रिपीट हुआ, तो ये हुआ ब्यूनायन। अच्छा, ब्यूनायन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग जो है मेकिंग ऑयल सील्स, यानी कि जो ऑयल जब किसी भी कंटेनर में रखा जाता है तो बंद करने के लिए उस पर एक सील लगाया जाता है पॉलीमर का, तो वो ऑयल सील जो होता है ब्यूनायन का बना होता है। ठीक है, टैंक, कई टैंक होते हैं, उसके अंदर लाइनिंग जो होती है ब्यूनायन की ही होती है, इस पॉलीमर की होती है। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपका। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस।
इन टेस्ट क्वेश्चंस देखते हैं, पाठ निहित प्रश्न, इन टेस्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा क्वेश्चन 15.5 ये पूछ रहा है पहला कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ब्यूना एन एंड ब्यूना एस, यानी कि ब्यूना एस, ब्यूना एन और ब्यूना एस में अंतर की व्याख्या कीजिए। अंतर की, ब्यूना एन और ब्यूना एस में अंतर की व्याख्या कीजिए, यानी कि इन दोनों में अंतर क्या है उसको एक्सप्लेन है आपके लिए। ठीक है, ब्यूना एन और ब्यूना एस। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 15.6। अगला क्वेश्चन ये है कि कुछ क्या कहते हैं पॉलीमर्स दिए हैं और उनमें लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के आधार पर उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के ऑर्डर पे बताना है ना। तो क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दिए गए, अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स, जो नीचे पॉलीमर्स दिए गए हैं, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के आधार पर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करिए, यानी कि उनके बीच लगने वाले अंतरा आणविक बल के आधार पर, अंतर आणविक बल के आधार पर उनको बढ़ते क्रम में रखिए। तो देखिएगा पहला ऑप्शन में क्या है, वो मतलब कि पहला क्या पार्ट है, नायलॉन 66, नायलॉन 66 ब्यूना एस, अगला फिर पॉलीथीन, यानी कि ये जो तीनों पॉलीमर हैं इनमें से किस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज यानी कि अंतर आणविक बल ज़्यादा लगेगा और कम से अधिक, यानी कि बढ़ते क्रम में, यानी कि जो इसमें सबसे कम होगा पहले फिर उसके बाद और सबसे अधिक लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि कम से अधिक के क्रम में, कम से अधिक के क्रम में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ओके, इसको आप ट्राई करिएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं आपको। जिस मॉलिक्यूल्स में जितने ज़्यादा कुछ हेट्रो एटम्स होंगे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इस तरह की चीज़ें, या जो जितना पोलैरिटी होगा, जिस मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगा, या फिर जिस मॉलिक्यूल्स की साइज बड़ी होगी, या जिस मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा एटम्स के बीच पोलैरिटी होगी, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा लगेगा। बाकी आप अपने से ट्राई करिएगा इसको। इस अगला देखिएगा, नायलॉन 6 नियोप्रीन पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, तो इस पे क्वेश्चन आता है, ये 15.6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आता है कि कुछ पॉलीमर्स दे दिए जाएंगे, अब जो ही नहीं कि यही दिया जाए, दोनों को मिक्स करके या कोई भी दे सकता है, और फिर पूछेगा कि इन पॉलीमर्स में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के आधार पर उनको बढ़ते क्रम में रखिए, यानी कि इन पॉलीमर्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज लग रहा है, तो जिसमें कम लग रहा है, कम से अधिक के क्रम में, बढ़ते क्रम में रखिए, यानी कि सबसे बाद में वो आएगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा लग रहा है, और सबसे पहले वो आएगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम लग रहा है। तो आप ट्राई करिएगा, सोचिएगा, लेकिन फिर भी आप सोचिएगा, और इसका आंसर फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए अब आगे डिस्कस करते हैं। 15.3 ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स, यानी कि बहुलक का आणविक द्रव्यमान। तो देखिएगा पॉलीमर्स में कोई फिक्स तो नहीं होता है कि कितने मोनोमर्स हैं, तो मोनोमर्स की संख्या वेरी कर सकती है, उनकी चेन की लेंथ वेरी कर सकती है,
इसलिए हमेशा पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास एवरेज मास निकाला जाता है, और पॉलीमर्स का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है उसके बेस पर उस पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। अब आइए अगला देखते हैं 15.4 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। यानी ऐसे पॉलीमर्स जो स्वाभाविक तरीके से, यानी कि स्वाभाविक का मतलब होता है प्राकृतिक तरीके से, स्वाभाविक यानी कि प्राकृतिक तरीके से सड़ जाते हैं। ओके, देखिए समस्या ये है कि पॉलीमर्स जनरली डिग्रेड नहीं होता, यानी कि टूटता नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता। बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह उसको सड़ाते नहीं हैं, वो ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि वो जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में कई सालों तक रहता है, तो इसका डिग्रेडेबल रेट बहुत ही स्लो होता है। तो अब ये एक तरह से पोल्यूशन क्रिएट करता है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस है। ओके, तो साइंटिस्टों ने और लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा पॉलीमर्स क्रिएट किया जाए जो एक समय पे सड़ जाए, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल हो, जिसको बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस डिकम्पोज कर सकें। तो ऐसे पॉलीमर्स को बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कहते हैं। ओके, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन सा है। तो एग्जांपल 1, अब स्पेस ज़्यादा नहीं है, इसको अगले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। ओके, अभी के लिए इतना ही।